या पोषण, पर्यावरण एवं पंचायत, इन तीनों की महती भूमिका है। इसलिए कि पोषण और पर्यावरण, पर्यावरण जो है वो स्वच्छता से उसका संबंध है और पोषण से भी उसका संबंध है। अगर सही पोषण हो, सही स्वच्छता अभियान चलाया जाए तो पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। और पंचायत की बात शायद हमको लगता है कि इन लोगों ने इसलिए रखा होगा कि ये दोनों कार्यक्रम सरकार ने पंचायतों के माध्यम से ही सजगता प्रकट करने की बात की थी कि सारे कार्यक्रम जो होंगे पोषण संबंधी, पर्यावरण संबंधी, वो अकेले अलग से तो होगा ही, लेकिन सरकारी प्रावधानों के अनुरूप, उनकी योजनाओं के अनुरूप जो भी कार्य होंगे, पंचायत स्तर पर जो कार्य होगा वो पंचायतों के माध्यम से ही कराया जाएगा। इसलिए आयोजकों ने यह विषय रखा कि पोषण, पर्यावरण और पंचायत, वो बहुत ही आनंददायक विषय है, जबरदस्त विषय है और चुनौतीपूर्ण विषय निश्चित है, आजकल का ज्वलंत विषय भी है। पंचायत, जो मैं बताना चाहता हूं, पंचायत पोषण और पर्यावरण की समस्या को पूर्ण रूप से समझने के लिए साक्षरता एवं शिक्षित होना जरूरी है। इसी के माध्यम से हम पंचायतों को स्वास्थ्य, पोषण एवं पर्यावरण के महत्व को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पंचायतों की शुरुआत एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में ही हुई थी, अतः इसके सभी क्रियाकलापों की कसौटी एवं मापदंड का आधार यह है कि यह एक सामाजिक रूप से कितनी प्रासंगिक है। इसलिए यदि यह कहा जाए कि पंचायत की सारी भूमिकाएं सामाजिक भूमिकाएं हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचायत की सामाजिक भूमिकाएं मूलतः पंचायत के सीमा में अवस्थित मानवीय पूंजी को संपोषित करते हुए उस क्षेत्र के सामाजिक जीवन को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने से संबंधित है। स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा महिला बाल कल्याण, ये चार ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पंचायत को प्रभावी पहल करनी पड़ेगी। इन चारों क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संपोषित योजनाओं को लागू कराना पंचायतों का ही कार्य है तथा इन सभी की सफलता भी प्रायः पंचायतों पर ही निर्भर करती है। इसलिए पंचायतों को पर्याप्त सहयोग एवं समर्थन देना जरूरी है। स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल कल्याण कमोबेशी पोषण, पर्यावरण से ही संबंध रखते हैं तथा पंचायतें उनका कार्यभार ग्रहण करती है। अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा तो पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, नागरिक स्वस्थ होंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और पोषण की व्यवस्था भी सही रहेगी। अतएव ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य, पंचायती राज, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को लगातार कोशिश करना परम कर्तव्य है, पर हमारे समाज में, विशेषकर ग्रामीण समाज में, इसकी महत्ता पूजा पाठ तक ही सीमित हो गई है। पूजा पाठ जब कहीं होता है तो स्वच्छता अभियान बहुत तेजी से चलता है, लेकिन उसके बाद उस पर लापरवाही हो जाती है। स्वच्छता को आम जीवन में उतारने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, फलतः पर्यावरण का प्रदूषण व्याप्त होता है। इस संदर्भ में स्थिति इतनी बुरी है कि बहुत पहले गांधी जी ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा था कि ज्यादातर भारतीय ग्रामों में प्रवेश के समय आंख और नाक बंद कर लेना पड़ता है, क्योंकि वहां की गंदगी और दुर्गंध को सहन कर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। महात्मा गांधी के इन शब्दों से भारतीय गांवों का दृश्य सामने आता है। उसमें आज भी कोई अधिक सुधार नहीं हो सका है। अस्वच्छता और गंदगी के एक अमानवीय पर्यावरण की सृष्टि होती है, इससे हर हाल में बचना जरूरी है। स्वच्छता एवं पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है। स्वच्छता की स्थिति में पर्यावरणीय स्थिति भी स्वच्छ एवं स्वस्थ होगी। आज पर्यावरण की समस्या एक वैश्विक समस्या है। अस्वच्छता के कारण पर्यावरण पर खतरा पैदा हो गया है। नगरीय एवं ग्रामीण समाज में स्वच्छता के प्रति
कम जागरूकता से पर्यावरण के विविध पहलू प्रभावित होते जा रहे हैं, जैसे जलावरण, वातावरण, मृदावरण, जीवावरण आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अनुप्रयोगों के कारण विविध रासायनिक उद्योगों, यातायात, जंगलों की अनावश्यक कटाई, प्लास्टिक का अतिरेक पूर्ण उपयोग, प्रदूषित जल, प्रदूषण एवं अन्य उद्योगों के कारण पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। स्वच्छता एवं पर्यावरण एक सामाजिक आयाम है जो समाज को प्रभावित करते हैं, जिसका अभ्यासक्रम इस समाज शास्त्र का विषय वस्तु है। गंदे निवास स्थानों से स्वच्छता एवं पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है। स्वच्छता के अभाव में अपने आप ही गंदी बस्तियां उत्पन्न हो जाती है, यानी गांवों, शहरों एवं बस्तियों में गंदगी का अंबार लग जाता है। गांव, शहर एवं बस्तियां, गंदी बस्ती गांव एवं गंदे शहर कहलाते हैं। गंदी बस्ती एवं गंदे निवास महानगरों की प्रमुख समस्या है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई जैसे महानगरों में भौतिक विकास के साथ ही गंदे निवासों की समस्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। नगरों में उद्योगों का गंदा जल और वायु के द्वारा पर्यावरण का नुकसान हुआ है। झुग्गी झोपड़ी, गंदे मलबे, प्लास्टिक कूड़े और नदी व तालाबों का दूषित जल, यातायात का धुआं, प्राथमिक सुविधाओं का अभाव और स्वच्छता के प्रश्न पैदा करते हैं। आज भी गांवों में खुले शौच, खुले ड्रेनेज, शुद्ध पेयजल, खुले मलबे, पाठशाला एवं घरों में शौचालय की असुविधाएं पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है। भारत देश कला, संस्कृति व स्थापत्यों का देश है। भारतीय प्रजा अपने इतिहास को लेकर विश्व भर में विख्यात है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रदूषण की स्थिति विकट रहती है। भारत में सरकार संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक संस्थानों की स्वच्छता के लिए प्रचार प्रसार कराती है, फिर भी लोगों की लापरवाही उसको नजरअंदाज कर देती है। बाग बगीचों का उपयोग तो ऐसा होता है जैसे फिर उस जगह पर दोबारा किसी को आना नहीं है। इसलिए बाग बगीचों में लोग खाद्य पदार्थ, गंदी वस्तुएं कूड़े के रूप में फेंक देते हैं, शौचालय बना लेते हैं। इस सभी को मिलाकर पर्यावरण का प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। पोषण की अब पोषण की जहां तक बात है, पोषण भी आहार संबंधी विज्ञान है, जो एक नई विचारधारा है, जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से हुआ है। आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में शरीर आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं का नाम ही पोषण है। अतः मूल रूप से पोषण की परिभाषा इस तरह से हम दे सकते हैं, आहार, पोषण तत्व वो अन्य तत्व, उनका प्रभाव और प्रतिक्रिया तथा स्वास्थ्य वो बीमारी से उसके संबंध, वो संतुलन का विज्ञान ही पोषण है। यह उस क्रिया को बताता है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण कर, पचाकर, अवशोषित कर, शरीर में उसका वितरण कर, शरीर में समावेशित करता है तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। इतना ही नहीं, पोषण का संबंध भोजन एवं उस भोजन के सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक प्रभावों से भी है। भोजन के वे सभी तत्व जो शरीर में आवश्यक कार्य करते हैं, उन्हें पोषण तत्व कहते हैं। यदि ये पोषण तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान न हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण व पानी प्रमुख पोषण तत्व हैं। हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पोषण तत्व नहीं होते हैं, जैसे रंग, खुशबू देने वाले रासायनिक पदार्थ। ये आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपस्थित रहते हैं, तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है। यह सर्वोत्तम पोषण तत्व पोषण तत्व स्वस्थ शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें
पोषक तत्व आवाज नहीं आ रही है। ऑडिबिलिटी नहीं है। शरीर स्वस्थ शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। कुपोषण उस स्थिति का नाम है। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? कुपोषण कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में सही अनुपात में विद्यमान नहीं होते हैं अथवा उनके राष्ट्रीय सेवा क्या हुआ भाई के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां आते हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता शिविर NIC नेशनल यूनिफिकेशन कैंप। हेलो, प्रत्येक साल क्या हुआ? प्रत्येक शिविर की अवधि आवाज से कहाँ से आ रही है भाई? बॉडी और लॉजिक हेलो, के साथ 7 दिन। दूसरा है सुधांशु जी, ये कार्यक्रम जी आवाज आ रही है सर। सुधांशु जी, जिसमें लगभग ये आवाज कहाँ से आ रही है? और एक्स्ट्रा आवाज आ रही है सर। आप अपना मोबाइल ऑफ कीजिए। एक्स्ट्रा आवाज कहाँ से आ रही है? बात कोई दूसरे का आवाज है? सारंग तने हेलो, तो मैं बता रहा था कि पोषण के बारे में बताया। कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में सही अनुपात में विद्यमान नहीं होते हैं अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। अतएव हम कह सकते हैं कि कुपोषण, अधिक पोषण व कम पोषण दोनों का अर्थ है किसी एक या अधिक पोषक तत्वों को का आहार में कमी होना। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी, प्रोटीन, ऊर्जा की कमी कुपोषण है। अधिक पोषण से अर्थ है एक या अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अधिकता होना। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति एक दिन में ऊर्जा खपत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह वसा के रूप में शरीर में एकत्र रहती है, जिससे व्यक्ति के मोटापा का शिकार होना पड़ता है, दिल की बीमारी हो जाती है, वगैरह वगैरह। आहार और स्वास्थ्य का भी घनिष्ठ संबंध है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व अन्य वैज्ञानिकों ने सदियों लंबे अध्ययन एवं अनुसंधान के बाद यह तय किया है कि शरीर के पोषण पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें भोजन की आदतें, मान्यताएं, मना स्थिति, जातीय, भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आहार एवं उसका उत्पादन। अधिकांश सभ्यताओं में स्वास्थ्य का महत्व समान है। वास्तव में हर समाज में स्वास्थ्य के प्रति विषय में उनकी अपनी विशेष धारणा होती है। आमतौर पर स्वास्थ्य को बीमारी का न होना मानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं कहा जा सकता नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य का महत्व सबसे अधिक है, कारण कि अक्सर इसका महत्व आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। व्यक्तिगत तौर पर अक्सर दूसरी आवश्यकताएं जैसे कि धन, बल, विद्या, सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा इत्यादि स्वास्थ्य के महत्व को कम कर देती है और स्वास्थ्य को निश्चित मानकर हम उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि शरीर में कोई गंभीर असह्य बीमारी न हो जाए, स्वास्थ्य को खो न दे। इससे बचने के लिए भी सरकार ने पंचायतों को अधिकार दे रखे हैं ताकि पंचायत अपने सीमा के अंतर्गत बसने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य एवं पोषण की व्यवस्था करे एवं स्वस्थ रखे। सरकार भी व्यवस्था करती है
पंचायतों के माध्यम से ही गर्भवती महिलाओं को अच्छा पौष्टिक बच्चा को पहला गाढ़ा दूध, 6 माह केवल स्तनपान एवं पोषण का ख्याल रखना तथा कुपोषण से नाता तोड़ो का नारा प्रचारित करना भी इसी का काम है। इन सभी बातों के लिए सरकार पंचायतों के माध्यम से कुपोषण से लड़ने के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं सभी को पहुंचाने का कार्य करती है। अगर पंचायतें असंस्कारी एवं बेईमान हो जाए तो बात ही अलग होती है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत जितने सरकार के सभी एजेंडे हैं वो पंचायतों के माध्यम से ही लागू करने का प्रावधान है। इस एजेंडा में प्रत्येक पंचायत स्तर पर समस्त ग्रामवासियों को, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, बच्चों किशोरियों को सही पोषण के बारे में जानकारी देना तथा जागरूक करना, प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक के बारे में जानकारी देना, प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्राम सभा एवं प्रभात फेरी कर पोषण एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने का प्रचार प्रसार करना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच का पर चर्चा आदि बिंदुओं पर ग्राम सभा में चर्चा कर की गई कार्रवाई से जिला परिषद कार्यालय को अवगत भी कराने का काम पंचायतों का ही है। स्वास्थ्य निरोधात्मक कार्यों में बच्चों का टीकाकरण, कार्ड बनवाकर नियमित टीकाकरण से लेकर आयोडीन नमक का नियमित सेवन की जांच पड़ताल भी पंचायतों का प्रमुख कार्य है। पंचायतें आमजन, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा सकती है। तो पंचायतों का अधिकार है। वैसे तो मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रसव पूर्व देखभाल से ही शुरू हो जाती है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले मां बहनों को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था तथा प्रसव एवं उसके बाद दवाएं इत्यादि आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए आर्थिक मदद देने का प्रावधान भी शुरू हो गया है। इसमें ग्रामीण स्तर पर पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में प्रत्येक साल लाखों बच्चे विनाशकारी रोगों के शिकार हो जाते हैं। ये रोग जानलेवा होते हैं या फिर जीवन भर के लिए हानिकारक प्रभाव छोड़ जाते हैं, जैसे टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, सुपर खांसी, टेटनस, खसरा ऐसे 6 बीमारियां हैं जो अंधेपन, विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकती है। पर पंचायतों के माध्यम से इन सभी जानलेवा रोगों का टीकाकरण कराना और कराकर इन्हें बहुत हद तक बचाया जा सकता है। कुपोषण से संबंधित श्वसन रोग, डायरिया आदि बहुत सारी बीमारियों के रोकथाम में भी पंचायत निम्नलिखित कार्य करके अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। पंचायतों के अंतर्गत स्वच्छ पीने के जल की व्यवस्था करना, नालियों एवं कूड़े कचरे की नियमित सफाई कराकर स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करा के बाढ़ के समय साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराकर कुपोषण से बचने के लिए कई प्रकार की पूरक पोषाहार उपलब्ध कराकर जिसकी जानकारी पंचायत अभियान चलाकर तथा अस्थायी समितियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम सुनिश्चित कर सकती है। कुपोषण के बाद आयोडीन के कमी से होने वाले कई घातक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पंचायतें अपने क्षेत्र में आयोडीन युक्त नमक की बिक्री करा सकती है तथा लोग इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही लोगों को इसकी जानकारी देकर सचेत भी कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को आयोडीन की कमी के कारण गर्भपात का भी खतरा झेलना पड़ सकता है या उनका बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो सकता है। कभी कभी घेघा भी हो जाता है, जिसकी सही जानकारी अपने पंचायतों में देकर लोगों को कुपोषण के शिकार होने से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार विटामिन ए की कमी के कारण हुए रोगों की रोकथाम में सभी पंचायतें अपने अपने सीमा क्षेत्रों में अभियान चलाकर संतुलित एवं विटामिन ए युक्त भोजन के बारे में जानकारी देकर इससे होने वाले रोगों जैसे रतौंधी, आंख की रोशनी में कमी आदि की रोकथाम की जा सकती है। साथ ही पंचायतें भी अपने अपने
अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से भी रोकथाम की करा सकती है। एनीमिया या खून की कमी से स्वास्थ्य का गंभीर खतरा हो सकता है। भोजन में लौह तत्व एवं प्रोटाइलन एवं प्रोटीन की कमी के कारण विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों में काम करने की क्षमता घट जाती है। इससे बचने के लिए लौह तत्व, आयरन की गोलियां आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराकर पंचायत एक अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा परिवार नियोजन, कन्या भ्रूण हत्या, बालाश्रम, बाल विवाह, बच्चों का अवैध व्यापार, बच्चों का यौन शोषण आदि क्षेत्रों में भी पंचायत इनकी रोकथाम एवं नियंत्रण में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। अपने सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि भौगोलिक क्षेत्रों के कारण सभी बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन कुछ बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा असुरक्षित हैं। पंचायतों का इन बच्चों के प्रति विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे बेघर बच्चे, अनाथ बेसहारा बच्चे, प्रवासी बच्चे, बाल श्रमिक, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति परिवारों के बच्चे, बाल श्रमिक, बाल विवाह, बच्चों का अवैध व्यापार बहुत हद तक पंचायतें रोकथाम कर सकती है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय, सुरक्षा एवं कल्याण के क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बिहार ग्राम्य रोजगार गारंटी स्कीम, स्वयं सहायता समूह योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, दहेज प्रथा उन्मूलन, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि के माध्यम से पंचायत महिला, बालिका एवं बालक, गरीब एवं वंचित वर्ग का कार्यक्रम एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्ध लोगों को, महिलाओं को, विकलांग एवं रुग्ण व्यक्तियों को समुचित सहायता पहुंचाने में पंचायतें एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षण हमारे जीवन का अर्थवान बनाती, शिक्षा हमारे जीवन को अर्थवान बनाती है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमें ज्ञान के उपयोग की असीमित संभावनाएं प्रदान करती है। इसका लाभ हम खुद अपने पोषण, पर्यावरण एवं पंचायतों के अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करने में ले सकते हैं। साथ ही अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया के कल्याण के लिए भी हमें शिक्षित होना आवश्यक है। जहाँ तक पंचायत एवं पर्यावरण का प्रश्न है, राज्य के प्रत्येक पंचायतों में एक एक पर्यावरण प्रहरी बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। वे अपने पंचायत को हरित आवरण को बढ़ाने में सहायता करेंगे। पौधारोपण के लिए स्थान चिन्हित करने से लेकर ग्रामीणों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करने का भी काम करेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन पर्यावरण प्रहरियों का चुनाव करेगा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूल, थाना, अस्पताल सहित सभी सरकारी परिसर और ग्राम पंचायत की जमीन को पौधारोपण के लिए चिन्हित करने में मदद करेंगे। इससे क्या होगा कि पर्यावरण शुद्ध होगा और जितना ही ऑक्सीजन हमारे यहाँ प्राप्त होगा उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ भी रहेंगे। अंत में मैं कह सकता हूं कि पोषण, पर्यावरण एवं पंचायतें, पोषण एवं पर्यावरण का प्रचार प्रसार कर लोगों के बीच लागू करना पंचायतों का कर्तव्य है। साथ ही राज्य सरकारें पोषण के लिए जितनी भी योजनाएं चला रही हैं, उसका क्रियान्वयन करना पंचायतों का अधिकार एवं कर्तव्य है। आज भी यह प्रासंगिक है, इसलिए कि ये तीनों चीजें इतनी सहज और इतनी आवश्यक है कि बगैर समाज में पोषण के, पर्यावरण के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषण इतना अधिक बन जाए कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा ही समाप्त हो जाए, तो बिना शस्त्रों के बल से ही हम मारे जाएंगे, सारी सृष्टि जनजीवन मारे जाएंगे। तो हम लोगों को केवल पोषण और पर्यावरण अपने मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के सारे जीव हैं, उन सारे जीवों को पोषण देना होगा और उनको पर्यावरण सही देना होगा। जंगलों की कटाई नहीं करनी होगी, खानों से अवैध कटाई नहीं करनी होगी। इन सारी बातों से ध्यान रखकर स्वच्छता अभियान चलाकर इसको सही करना पड़ेगा और उसमें पंचायतों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हम ये बात कहेंगे कि पोषण, पर्यावरण ये दोनों पंचायतों के माध्यम से सही हो सकता है, शुद्ध हो सकता है
और पंचायतें आज भी प्रासंगिक हैं पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और पोषण को सही करने के प्रयास में आज भी प्रासंगिक हैं और करेंगी तो इस देश का भला होगा, इस जनजीवन का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।